आईआईटी से ही मेरी यूएस में सीधा जॉब लग गई थी. इनफैक्ट ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम्स आई वाज वन ऑफ द बिग ओपोनेंट्स ऑफ पीपल मूविंग अब्रॉड. मैं तो अपने दोस्तों को बोलता था बाहर नहीं जाना चाहिए. और कैंपस में दो लोगों की सीधा फॉरेन प्लेसमेंट जॉब लगी, उनमें से एक मैं था. 3 साल मैं यूएस में था and then I came back to India. But by that time, my two younger brothers, Nishant and Rikant, they had already started EaseMyTrip. We are a bootstrap company. Bootstrap company का मतलब होता है the ones who have not raised money. And also, you were not going to do something new. People might have been asking you this, right? Yes. कि आप नया क्या कर रहे हैं? तो हम नया तो कर रहे थे उस टाइम. हम B2B के अंदर कर रहे थे, जो लोग B2C के अंदर कर रहे हैं. सबसे बड़ा रीज़न हमारी कंपनी का ग्रो होने का, प्रॉफिटेबल होने का यही था कि हम वो पैसा खोना नहीं चाहते. EaseMyTrip की प्रेजेंटेशन तो बनाई हुई नहीं थी, बट बताया था कि हम B2B कंपनी बना रहे हैं, हम ट्रैवल एजेंट्स की लाइफ सॉर्ट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं. बट इट वॉज अ वेरी क्लियर. तो हम काफ़ी दुविधा में फंसे हुए थे कि हम कब B2C बने भी कि ना बने, क्योंकि अगर जैसे ही हम B2C बनते हैं तो हमारा बिजनेस एकदम से रुक जाता है. Prashant Pati, co-founder EaseMyTrip. Welcome to the Atmanirbhar Bharat Show. How are you doing, man? I'm doing amazing. बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आकर. ना प्रशांत, आपने 2008 में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी EaseMyTrip. आज 14 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और बहुत बड़ा नाम बन चुकी है. ऑलमोस्ट आई थिंक इट इज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल. हाउ डू यू फील लाइक, एंड व्हेन डिड यू ड्रीम अबाउट दिस कंपनी? वेल, हमारी स्टोरी थोड़ी अलग सी है. मैं स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा. जी बिल्कुल. आई ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास, और फिर IIT से ही मेरी यूएस में सीधा जॉब लग गई थी. इनफैक्ट ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम्स आई वाज वन ऑफ द बिग ओपोनेंट्स ऑफ पीपल मूविंग अब्रॉड. मैं तो अपने दोस्तों को बोलता था बाहर नहीं जाना चाहिए. और कैंपस में दो लोगों की सीधा फॉरेन प्लेसमेंट जॉब लगी, उनमें से एक मैं था. इट वॉज वेरी हार्ड टू बैक आउट, क्योंकि इतने 1400 बच्चों में से 2 लोगों को मिल रही है, फिर कैसे ही मना करोगे, फिर से कहेंगे तुमने एक जॉब खराब कर दी. 3 साल मैं यूएस में था and then I came back to India. But by that time, my two younger brothers, Nishant and Rikant, they had already started EaseMyTrip. So I joined them almost about 2 years later. So technically, company उन्होंने शुरू करी थी, but we have been together since last 12 years. We've been working together for last 12 years. Okay. आपने ये सपना देखा, इसे मुकम्मल भी किया. आज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इस डोमेन में. लेकिन अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़ना, अब्रॉड में यू वर देयर बट अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर एक एंटरप्रेन्योर बनना, इट वाज क्वाइट अ रिस्की टास्क फॉर यू. बट आपने यहाँ तक पहुँचने का डिसीजन किस तरीके से लिया? यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे दिमाग में कोई और ऑल्टरनेट था भी. फ्रॉम द डे वन जब मैं यूएस में गया था, आई वॉज वेरी श्योर दैट आई वुड वॉन्ट टू कम बैक टू इंडिया. इतना श्योर था कि आई डिड नॉट इवन अप्लाई फॉर माई ग्रीन कार्ड. H1B वीजा 2 बार ही रिन्यू हो सकता है, तीसरी बार रिन्यू हो ही नहीं सकता है. तो एट मैक्स आप 6 साल तक ही H1B वीजा पे रह सकते हो. और जैसे ही आप यूएस पहुंचते हो, आपको 6-7 साल लग जाता है ग्रीन कार्ड मिलने में. तो आई न्यू माई टाइम इज लिमिटेड. ठीक है, आप इंडिया आए, आपने अपनी कंपनी की शुरुआत की EaseMyTrip के साथ. लेकिन जब एक नया वेंचर हम लोग डालते हैं, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, एंड वी बोथ नो दैट इट्स नॉट ईजी एट ऑल टू बिकम वन एट ऑल. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन इट. सही लोगों को ढूंढना, अपने साथ सही लोगों को जोड़ना, सही डायरेक्शन में जाना. कई बार ऐसा होता है कि हमारे डिसीजंस इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो हमें फ़ायदा दे जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं. उतार चढ़ाव होते रहते हैं. बट आप हमेशा से ही दावा करते हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल रही है. हाउ वर यू एबल टू डू दैट? आई मीन, आपने इतना प्रॉफिट कैसे मेंटेन किया? वी आर अ बूटस्ट्रैप कंपनी. बूटस्ट्रैप कंपनी का मतलब होता है द वंस हु हैव नॉट रेज्ड मनी. हमने कभी किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से, कभी किसी PE से, या कभी किसी बैंक से भी पैसा नहीं लिया. और ऐसा नहीं कि वी कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली. हमने टोटल मिलाकर 15 लाख रुपए लगाया था पहले 6 सालों के अंदर. कभी 2 लाख लगाया, कभी लाख रुपए लगाया, कभी 5 लाख रुपए लगाया. ऐसे करके हमने कंपनी के अंदर फंडिंग करी थी, खुद से करी थी 5-6 सालों के अंदर. अब सबसे बड़ा रीज़न हमारी कंपनी का ग्रो होने का, प्रॉफिटेबल होने का यही था कि हम वो पैसा खोना नहीं चाहते थे. ओके. सो वी नेवर एक्चुअली मेड अ प्लान बी. अब जब प्लान बी नहीं बनाते तभी प्लान ही सक्सेसफुल होता है. तो आप कहते हैं कि आप हमेशा से ही बूटस्ट्रैप रहे अंटिल IPO एंड यूनिकॉर्न. IPO में भी हम बूटस्ट्रैप हैं, आज भी बूटस्ट्रैप है. हमने 25% अपना स्टेक बेचा था ड्यूरिंग द लिस्टिंग प्रोसेस, इन विच वी गॉट अबाउट 510 odd crores. बट कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं थी. कंपनी के पास में तो तब भी अराउंड 200 odd crores इन द बैंक अकाउंट पड़ा हुआ था, जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया हुआ था हमने. राइट. सो द कंपनी नेवर नीडेड मनी. कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो करती है. आज भी कंपनी के पास में कुछ 250-300 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, which is basically an accumulation of profit. Okay. वो पैसा हम FD में रखते हैं, तो पैसे कंपनी को तो आज भी पैसे की जरूरत नहीं है. पर जब आपने शुरुआत की थी तब तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, हम श्योर. फंड्स को लेके बहुत सारे चैलेंजेस होंगे. आपने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ चलो हम जाते हैं,
और फंड्स रेज नहीं, करने की कोशिश करते हैं? जैसे ही मैं यूएसए इंडिया आया था, पहला मेरा स्टॉप ही बैंगलोर में था। ओके। सारे के सारे वीसीज वहीं पे थे, तो आई मस्ट हैव मेट 4 और 5 ऑफ देम इन ईयर 2008। तो जैसे उनके पास गया, उनको थोड़ा बहुत समझाया। इस ट्रिप की प्रेजेंटेशन तो बनाई हुई नहीं थी, बट बताया था कि हम B2B कंपनी बना रहे हैं, हम ट्रैवल एजेंट्स की लाइफ सॉर्ट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। बट इट वाज अ वेरी क्लियर नो, क्योंकि हमसे पहले 7 कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी पैसा रेज कर चुके थे। So we were very late in this industry. And also you were not going to do something new. People might have been asking you this, right? Yes. कि आप नया क्या कर रहे हैं? So हम नया तो कर रहे थे उस टाइम, हम B2B के अंदर कर रहे थे, जो लोग B2C के अंदर कर रहे हैं। Okay. We started Easy Trip not as a B2C company. Basically उसकी भी एक शुरुआत बताता हूँ। हमने तो सबसे पहले ड्यूक ट्रैवल एजेंसी शुरू करी थी। Okay. तो we were a travel agent ourselves. Alright. तो 2007 में हमने ड्यूक ट्रैवल एजेंसी करके एक रेगुलर मॉम एंड पॉप ट्रैवल एजेंसी शुरू करी थी, जिसकी वजह से हमें पता था कि ट्रैवल एजेंट की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। Okay. एंड टू सॉल्व देम ईज़मा ट्रिप वाज क्रिएटेड। Alright. सो ईज़मा ट्रिप वाज अ टेक्नोलॉजिकल पार्टनर टू ट्रैवल एजेंट्स, और हमें एग्जैक्टली पता था क्या प्रॉब्लम्स होती है ये ट्रैवल एजेंट्स की लाइफ में, क्योंकि हम खुद एक ट्रैवल एजेंट थे। तो हमारा आइडिया बहुत क्लियर था। तो B2B से आपको B2C जब आप गए, यानी कस्टमर्स तक पहुंचे, मासेस और स्केल काफ़ी बड़ा हो गया, किस तरह की प्रॉब्लम्स उस वक्त में आई, या फिर आपने उसको अपनी काबिलियत में कैसे बदला? पहले 3 साल हम B2B कंपनी रहे। Okay. और उस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा था फॉर द ट्रैवल एजेंट्स, जिस वजह से इंडिया के 70,000 ट्रैवल एजेंट्स में से 11,000 हम यूज़ करने लग गए थे। Okay. तो 11,000 ट्रैवल एजेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया वर यूजिंग अस। तो उसकी वजह से हमें बिजनेस आ गया। उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं था, बट बिजनेस का टर्नओवर बढ़ता गया, जिसकी वजह से एयरलाइंस में, होटल्स में हमारा रिलेशनशिप डीप होता गया। हमने उन 3 साल के दौरान अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना ली, हमने ऑपरेशंस बना लिए। फिर हमने सोचा अब हमें B2C बनना चाहिए। Okay. क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर हमारा हमेशा गोल होता है टू ऑप्टिमाइज फॉर अ डेकेड, नॉट फॉर फ्यू ईयर्स। Absolutely. हमें पता है कि हमें पता था कि अगर हम B2B कंटिन्यू करेंगे तो बिजनेस तो ग्रो होता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब बिजनेस डीग्रो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया ही B2C जा रही है। लोग कब तक ट्रैवल एजेंट्स पे डिपेंडेंट रहेंगे? ये बात बिल्कुल क्लियर थी। 2010-11 में समझ में आता है कि पूरी दुनिया ही ऑनलाइन मूव हो रही है। लेकिन ट्रैवल एजेंट्स हमें बता चुके थे कि अगर आप B2C बनेंगे तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। Okay. तो हम काफ़ी दुविधा में फंसे हुए थे कि हम कब B2C बने भी कि ना बने, क्योंकि अगर जैसे ही हम B2C बनते हैं तो हमारा बिजनेस एकदम से रुक जाता है। आपका एक तरफ का बिजनेस का तो नुकसान होना ही था। बट वी टुक अ हार्ड कॉल कि हमें B2C बनना ही है, क्योंकि इवेंचुअली हमें पता है कि डेकेड के अंदर अगर हमें जिंदा रहना है तो हम B2B रहकर जिंदा तो नहीं रह सकते। You have to go to the masses. You have to go to the people. So हमने 2011 में डिसाइड किया कि हम B2C कंपनी बन जाएंगे। Okay. और उस टाइम पे हमारे सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स वेल फंडेड थे और सबके सब B2C टारगेट करे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम कस्टमर से कन्वीनियंस फीस नहीं लेंगे जो सबके सब ले रहे थे। एवरीबडी एल्स वाज चार्जिंग कन्वीनियंस फीस। हमने सोचा यार हमें कन्वीनियंस फीस नहीं लेंगे और देखते हैं कितना बड़ा बिजनेस बनता है। हम मार्केटिंग भी नहीं करेंगे, हमारे पास में मार्केटिंग के पैसे भी नहीं थे। हम देखते हैं कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से। तो हमने 2011 से लेकर आज तक कस्टमर को ऑप्शन दिया है कन्वीनियंस फीस पे ना करने का, जो कि 300 से लेकर 400 रुपये पर पैसेंजर होती है। हमारे पोर्टल पे कस्टमर कन्वीनियंस फीस पे नहीं करता है, जिसकी वजह से कंपनी का पूरा ग्रोथ वर्ड ऑफ माउथ से आया है। This is another great kind of marketing which we don't do intentionally, but ये हो जाती है. It totally depends when your product is really good. Now when I talk about product, for every entrepreneur ये बहुत important होता है कि वो सही product इस्तेमाल करे जिसे वो आगे बढ़ाना चाहता है और सही product के साथ market में आए. आपका product travel portal ही होने वाला है या आप इसी domain में आना चाहते हैं, ये आपने कब decide किया था? हमने ट्रैवल में डिसाइड नहीं किया था, ट्रैवल इंडस्ट्री ने हमें डिसाइड किया था। ओके, दे चोज यू। हाँ, दे चोज अस, ट्रैवल इंडस्ट्री चोज अस। जैसे कि सबसे पहले हम एक ट्रैवल एजेंट बने थे। Like I'm asking you this because मुझे पता है कि मैं बात करने में अच्छी हूँ, तो I thought okay, let's just have Nicology on board. आप ये कह सकते हैं हम ट्रैवल करने में अच्छे थे। Oh, you must have traveled a lot then. Oh, I did. आपको बहुत पसंद है ट्रैवल करना? हाँ, अब तो ट्रैवल इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। इनफैक्ट एक रिलैक्स ट्रैवल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी आप कोई नई लोकेशन पे जाते हो आप उसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हो। अब तो नहीं हो सकता because for entrepreneurs having some time off for themselves is kind of a luxury. Not everyone can afford that, and especially for the young entrepreneur like us, But back then आप ट्रैवल बहुत करते थे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ट्रैवल करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स देयर वाज अ स्केर्सिटी ऑफ मनी। तो वर्क से रिलेटेड ट्रैवल बहुत होता था, वो आज भी बहुत होता है।
अब हमने जो ईज़मा ट्रिप के अंदर ग्रोथ आई है, उसका जो मैं आपको एक रीज़न बताया था कि हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते, इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ आई थी। देखिए, हम एक ओटी है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, राइट? राइट। लेकिन हम पहले टीए थे, ट्रैवल एजेंट थे, वो हमने बाद में ऐड किया है। तो अगर मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा बिटवीन अस एंड द अदर कॉम्पिटिटर्स, ईज़मा ट्रिप इज़ द ओनली वन व्हिच हैज़ ग्रोन प्रॉफिटेबली। Now, Prashant, coming back to your journey, getting to the public, it's not never an easy thing to do. Like when you planned actually to get your company listed into IPOs or getting into unicorn, it was definitely not easy. Something that you must have not thought overnight. Uh, क्या चल रहा था दिमाग में और कब इस ख्याल ने आपके दिमाग में जगा ली कि हाँ मुझे आईपीओ में अपने आप को रजिस्टर करना है इस कंपनी को? सो कंपनी ग्रो हो रही है हर साल एंड प्रॉफिटेबली ग्रो हो रही है, तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि आपने आईपीओ किया अभी क्यों? हमने 2018 में डिसाइड कर लिया था कि हम लिस्टिंग करेंगे। उसके दो प्राइमरी रीज़न थे। पहला तो ऑब्वियसली 2008-9 में हमने वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच किया था जहाँ पे हमें फंडिंग नहीं हो पाई थी हमारी, बट उसके बाद में 2015-16 में हमारे पास में काफ़ी वेंचर कैपिटलिस्ट आए थे टू पुट मनी इन ईज़मा ट्रिप, लेकिन तब हमें पैसे की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम ग्रो भी करें और प्रॉफिटेबली ग्रो करें, तो हम किसी और का पैसा ले ही क्यों? हमारे पास में 100% कंपनी थी, तो हमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी पैसे लेने की। 2018 तक हमें रियलाइज़ हो गया था कि अब हम वेंचर कैपिटल से बाहर निकल चुके हैं, उनसे पैसा लेने का कोई पर्सपेक्टिव बनता नहीं है। फिर हमें लगा कि लिस्टिंग आवर कंपनी इन इंडिया could be a great, in fact among all the tech listings we were the first ones. हमारी लिस्टिंग हुई थी मार्च 2021 में, उसके बाद में सारी की सारी कंपनीज की लिस्टिंग, टेक कंपनीज के कुछ 15-16 टेक कंपनीज की लिस्टिंग हो चुकी है, वो सब हमारे बाद में आई थी। तो हमने सोचा था यार हम अभी लिस्टिंग करके अपना इवेंजलिज्म बढ़ा सकते हैं। हमारे इंडिया में ही अगर यूज़र्स, हमारे जो यूज़र्स हैं वो हमारे शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, जनरल पब्लिक हमारे अगर शेयर होल्डर बनेगी तो वो लोगों को बताएगी भैया ईज़मा ट्रिप यूज़ करो, कोई और क्यों यूज़ करो, ईज़मा ट्रिप इंडियन भी है और कन्वीनियंस फीस भी चार्ज नहीं करता है, सर्विस भी बेटर देता है। तो हमें लगा कि हमारा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और बढ़ेगा अगर हमारे शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं तो। ये पर्सपेक्टिव था, और प्लस दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी था कि हमें ये भी नहीं पता था कि हमने कितनी वैल्यूएबल चीज़ बनाई है। सिंस हम बूटस्ट्रैप थे, हमें आज तक किसी ने फंडिंग करी नहीं थी, तो हमें हमारी कंपनी की वैल्यू भी नहीं पता थी। तो हमने सोचा आईपीओ के राउट से हमारी कंपनी की वैल्यू भी डिस्कवर हो जाएगी। तो हमारे जो बैंकर्स थे, हमारे पास में मेल्स भी हैं हमारे बैंकर्स की, जो हमारी वैल्यूएशन कोई 3,500 करोड़ बोला था, कोई 4,000 करोड़ बोला था हमारी कंपनी की वैल्यूएशन, बट हमने लिस्टिंग करी 2,100 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो हमने बहुत सारा वैल्यूएशन ऑलरेडी कम कर दिया था। जो हमारे पास में एडवाइस आई थी 4,000 करोड़ की वैल्यूएशन की, हमने 2,100 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्टिंग करी थी कंपनी की। वी वांटेड टू लीव एनफ ऑन द टेबल सो दैट जो रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे शेयर होल्डर बने, जो इंस्टीट्यूशंस हमारे शेयर होल्डर बने, उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिले लिस्टिंग के दौरान। इसलिए हमने अपनी वैल्यूएशन कम चूज़ करी थी एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। आज हमारी कंपनी की वैल्यूएशन कुछ 9,000 करोड़ के आसपास है इन अ मैटर ऑफ 1.5 years, and I think people have made decent money on ईज़मा ट्रिप stock. Definitely, they have. And, from a bootstrap company to the IPO, it has been quite a journey for you. And that is why we are sitting here discussing about how you did it so that our viewers can learn something out of it and probably can walk on that path as well. लेकिन प्रशांत, आपका childhood कैसा था? I would really like to know about your childhood. मुझे नहीं पता कि अब honestly speaking, it's very hard to even remember who you were as a child. Many people tend to remember very clearly. I definitely do. Like, I was always a very rebellious kid. I was always very outspoken, what people can call, So people around me were like, okay, या तो ये पत्रकार बनेगी या तो ये लॉयर बनेगी। तो लोगों को पता, एक तो चूज कर ही लिया। मैंने पत्रकारिता चूज करी और उसके बाद मैं एंकर बनी, और आज हम ये हम ये बातचीत कर रहे हैं। हम आपके बारे में भी बात करेंगे। we can definitely when you call me on your podcast. Anyways, but yes, so आपको बचपन में पता होना चाहिए, आई थिंक। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे इतना याद नहीं कि मैं कैसा था। इतना पता है कि आई वाज ऑलवेज वेरी स्पोर्टी एज अ पर्सन। मैं वर यू स्टूडियस आल्सो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वाज वेरी हैप्पी बाय कमिंग 3rd or 4th इन माय क्लास। हाँ, मैं 3rd 4th आता था, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। मेरे साथ यू वोंट बिलीव, आई वाज सो कॉम्पिटिटिव कि मैं मेरी क्लास में छोड़ो, मुझे स्कूल में अगर मैं टॉप पोजीशंस में नंबर 1 पे नहीं हूँ,
So I was like, man, और ये कैसे आ गया, ये कैसे हो I was गया? very content with third or fourth position in my section. I wish क्लास तो छोड़ ही दो. I were you. I wish. तो मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ही था. अब मेरे Yeah. साथ में IIT कैसे हुआ, वो बहुत चांस की बात है. Tell us about that. So while playing, one day, मुझे तो IIT के बारे में पता भी नहीं था. I overheard two seniors talk about IIT की कितना टफ एग्जाम होता है. मैंने बोला भैया मुझे भी बताओ इसके बारे में. कहते रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू खेलने में दिमाग लगा. तो मुझे वो एज अ चैलेंज मिला, एज एन अपॉर्चुनिटी. एंड देन आई बॉट कपल ऑफ मैगजीन्स टू रीड अबाउट कि होता है क्या IIT. फिर मैंने 11th और 12th में थोड़ी पढ़ाई करी, जिसकी वजह से आई गॉट सिलेक्टेड इन IIT. मेरे ख्याल से पूरी ईस्ट दिल्ली में आई वाज द ओनली वन हु गॉट इनटू IIT इन दैट पर्टिकुलर ईयर. If I ask you what has been your mantra for the success? हाँ, तो I can tell you a couple of reasons why the company has done decently well profitably. Firstly is the ideology. We believe हमारे ज़्यादातर decisions इस particular frame of mind से चलते हैं, which is first is basically businesses are done to do the right thing for the customers, and second to do it profitably so that you can continue to do the right thing for a long term. Okay. आप VC मनी, बैंक से लोन, इसको आप अपने बिजनेस का फंडामेंटल नहीं बना सकते हैं. ये तो डेट की तरह ट्रीट होना चाहिए. तो आपको अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग कंपनी बनानी है तो आपको प्रॉफिटेबली करनी ही पड़ेगी, जब भी आप अपने कस्टमर्स की मदद कर पाओगे लॉन्ग टर्म के अंदर. तो व्हेन यू फॉलो दिस टू प्रिंसिपल्स इन दैट ऑर्डर, टू डू द राइट थिंग एंड टू डू इट प्रॉफिटेबली, आपके ज़्यादातर डिसीजंस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे. That's just amazing, and I'm sure कि जो viewers ये देख रहे हैं और इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट के साथ आना चाहते हैं मार्केट में और इस तरह के बिजनेसेस को करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत कुछ आज सीख रहे होंगे. बट इफ वन फॉर्मूला दैट आई वुड रियली आस्क यू, कि सिर्फ एक चीज़ आप मुझे बताओ, आपने अभी तक अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से क्या सीखा है, तो वो एक चीज़ क्या होगी? So I truly believe in this कि ना, it's always better to be curious than cautious. Okay. आप 10 चीज़ें ट्राई करो, 9 चीज़ें गलत भी होंगी तो भी एक चीज़ आपको बहुत वैल्यू दे जाएगी जो सही होगी. लेकिन आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप क्या ही करोगे. एज एन एंटरप्रेन्योर, being curious is always better than being cautious. And it's okay to make mistakes, but it's more important to make mistakes and reflect upon them. आपको सीखना पड़ेगा. सीखना तभी होता है जब आप अपने फ्री टाइम में, गलती होने के बाद में फ्री टाइम में आप उस मिस्टेक को पूरा डाइसेक्ट करो, पार्ट बाय पार्ट, और फिर उस डाइसेक्शन से आपको एक फर्स्ट प्रिंसिपल लर्निंग्स मिलेंगी. वो फर्स्ट प्रिंसिपल लर्निंग्स आप इनहेरिट करके आगे सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा अपसाइड मिलेगा. तो it's just better to keep experimenting rather than not experiment at all. So keep experimenting, guys, because that's how you can go ahead and grow. But before I go ahead and wrap this segment, I have a very fun segment for all our viewers, since it is the second season that we are running of this beautiful show Atmanirbhar Bharat. मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी. एक्चुअली मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी. द नेम ऑफ द सेगमेंट इज व्हाट इट मीन्स टू यू. ठीक है? मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी. आपको बताना है कि वो आपके लिए उसका डेफिनेशन क्या है आपके लिए, या फिर वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं. What is the means to it? Yeah, what it means to you. Okay. Number 1 is success. Okay, so success means to me a place where I can be myself and I don't need any longer validation from anybody. Wonderful. मुझे सेल्फ वैलिडेशन ही काफ़ी है, मुझे और पब्लिक वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. दैट्स सक्सेस टू मी. Entrepreneurship. Means to create job. Wonderful. Now, money. That's my favorite. So मेरे ख्याल से there are 3 distinct things which people assume as one. You can chase money, you can chase power, or you can chase fame. Okay. ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं. आप अगर मूवी स्टार बनते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन आपको फेम मिल जाएगा. आप पॉलिटिशियन बनते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको, आई होप आपको पैसा नहीं बन रहा है और आई होप तो फेम मिलता है आपको पावर मिलती है, पैसा नहीं मिलता है. आप बिजनेसमैन बनते हैं तो ना आपको फेम कम मिलता है, आपको उतनी पावर नहीं मिलती, लेकिन ऑफकोर्स आपको मनी मिलता है. तो यू शुड नो व्हाट यू आर चेजिंग इन दिस लाइफ. आर यू चेजिंग पावर, आर यू चेजिंग फेम, और आर यू चेजिंग मनी? क्योंकि तीनों बहुत अलग अलग हैं. See how deep it was and how beautifully you have just explained. Now, customer. What do you think of it? Adding value to their life. Customers के लिए सबसे सिंपल पर्सपेक्टिव ये है कि कस्टमर्स आर एक्सट्रीमली स्मार्ट. दे नो इनसाइड आउट ऑफ यू. एंड मेरे लिए अगर किसी कंपनी का सक्सेस मैनेज करना है तो उसके लिए सिर्फ रिपीट ट्रांजैक्शन रेट है. अगर कोई आपको दोबारा चूज़ कर रहा है यूज़ करने के लिए, तो दैट मीन्स आपका प्राइसिंग सही था, आपकी सर्विस सही थी, आपकी क्वालिटी सही थी. सारी चीज़ों का एक संक्षेप में आंसर जो होता है वो आपका रिपीट
ट्रांजैक्शन रेट होता है. अगर रिपीट ट्रांजैक्शन रेट सही है तो यानी आपने बाकी सारी चीज़ें सही की है, तब ये नंबर सही आया है. तो अगर कस्टमर दोबारा मुझे यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ. Wonderful. Now, last not the least, in fact, the most important one for me, peace. What it means to you? Well, मुझे नहीं लगता कि I'm chasing peace at all. You're not. As an entrepreneur, हमारी job है to see problems in every place and solve those problems. और इस टाइप के माइंडसेट में पीस मिलना बहुत मुश्किल है. Wonderful. That's just quite a tremendous, thought and belief to actually look up to. Thank you so much, Prashant, for being here on the show. And, today I'm sure that we were able to convey a great message to the people out there who are watching us right now. आपकी जर्नी से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. And हमारी निकोलॉजी में यही कोशिश रहती है कि हम लोगों तक इस तरह की बातें पहुंचाएं, इस तरह की जर्नी और एक्सपीरियंसेस पहुंचाएं, जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिले और वो अपने करियर की दिशा और दशा दोनों को सही तरीके से चूज कर पाए. थैंक यू सो मच, प्रशांत, फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू.